नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए। पहले उसके क्वेश्चंस को एक बार उसके आंसर को चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चाइना सेट्स रिकॉर्ड्स विद CR 450 हाई स्पीड ट्रेन रीचेज 453 किलोमीटर पर आवर इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेम टेल अस व्हिच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस हाई स्पीड रेल सर्विसेज। हमने लास्ट वीडियो में आपको जो बताया था कि चाइना के जो CR 450 बुलेट ट्रेन के बारे में, उसके में पूरा बताया था कि बुलेट ट्रेन की कैसे उसके एरोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, सारा कुछ उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस है। ये डेली करंट अफेयर जो हम पढ़ा रहे हैं उसी की बेसिस पे GS पेपर के साथ जोड़ के, जनरल अवेयरनेस के साथ जोड़ के क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है। और साथ में करंट अफेयर्स तो हो ही जाएगा, और साथ में जो उससे रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चंस को भी हम टैकल कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया है कि चाइना ने जो CR 450 हॉस्पिटल बनाया है 4 किलोमीटर से, तो आपको ये बताना है कि किस कंट्री ने सबसे पहले हाई स्पीड रेल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया था। तो हमने कहा था आपको कि शुरुआती में 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, लेकिन अब इसको 5 सेकंड नहीं देंगे क्योंकि अब आपने इसको सॉल्व किया ही होगा। तो इसका आंसर क्या है? पहला का ए, जापान। तो सबसे पहले यह सर्विस कब स्टार्ट हुई थी, कहाँ हुई थी? जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS सतलज कंक्लूड्स मेजर हाइड्रोग्राफिक सर्विस। हमने लास्ट वीडियो में आपको हाइड्रोग्राफिक सर्विस सर्वे के बारे में बताया था। उसमें बताया था कि सर्वे में होता क्या क्या है। हम उस ज़्यादातर जो ओशन की डेप्थ को नापते हैं, वो कितना नेविगेबल है कि नहीं है, वहाँ पे क्या क्या स्पीसीज हैं, क्या क्या जो डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटीज वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, सारी चीज़ें हमने देखा था सारे समय। उसी में है कि INS सतलेज जो मेजर हाइड्रोग्राफिक सर्विस कर रहा है और मॉरिशस के साथ। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग डेप्थ इन अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में वो कौन सा वेपन है जो डेप्थ को नापती है? तो इन सभी चारों ऑप्शंस में कौन सा होगा? इको साउंडर, यानी बी। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है अभी हाल फिलहाल में INS सतलज जो कर रही है वो मॉरिशस के साथ कर रही है। तो ये तो करंट अफेयर जैसा हो गया। और GS के पार्ट से उसको जोड़ दे कि कौन सा वेपन है जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे डेप्थ को यूज करता है, तो वो है इको साउंडर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में है कि साउथ कोरिया अनवील्स ट्यूनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल। साउथ कोरिया अनवील्स ट्यूनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल। तो टेल अस विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल बिलोंग्स टू एयर टू एयर कैटेगरी। यानी साउथ कोरिया ने अभी हाल फिलहाल में हाइनोमी 5 नाम का एक मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च किया है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि इंडिया के पास जो एयर टू एयर कैटेगरी है उसमें से कौन सा है। तो पहले एक बार देख ले कि हाइनोमी 5 मॉन्स्टर मिसाइल है क्या चीज। तो ये सब मॉन्स्टर मिसाइल इसकी साइज की वजह से दिया गया। ये इसकी जो वेट है लगभग 36 टन की है, और ये साउथ कोरिया ने बनाया है। अनवील्स के हाइनोवी 5 यह एक बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर साइज का है, 36 टन का वेट है। इसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक का है। एक बैटलफील्ड में यूज किया जाने वाला एक बहुत ही हाई डिस्ट्रक्टिव बैटलफील्ड डिस्ट्रक्टिव वेपन है हाइनोवी 5, मॉन्स्टर मिसाइल के नाम से जाना जाता है। और इंडिया में एयर टू एयर कैटेगरी देखा जाए तो वो हमारे पास अभी अस्त्रा है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि जो जस्टिस सूर्यकांत था, सूर्यकांत जिसका जिनका अपॉइंटमेंट कल ही हुआ है, 53rd जज CGI बने हैं हमारे देश के। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए कि CGI के क्या क्या पावर है। पहला, CGI चेयर करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ बेंचेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इज अन इनकरेक्ट हमें पूछा गया है कि CGI से ये कौन से इनकरेक्ट है। आप जो क्वेश्चंस में ना करेक्ट और इनकरेक्ट को जरूर देखें, इसमें ही क्वेश्चंस गलत होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, बट ध्यान देके आप देखते रहिएगा। अब देखिए, जस्टिस सूर्यकांत रिकमेंडेड एज अ 53rd चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट टेल अस कि इसमें से क्या क्या है जो CGI के पावर जो दिए गए स्टेटमेंट उन करेक्ट है। पहला, इनकरेक्ट, CGI chairs the appointment of benches of the Supreme Court. CGI heads the full court in certain constitutional matter. CGI can veto appointment of judges to the high courts.
CGI एक्स ऑफिशियो पर्सन पार्ट इन चीफ नेशनल है। यही तो आपको लग रहा है कि CGI कैन वीटो अपॉइंटमेंट ऑफ जज। ये सी वाला ऑप्शन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए फिफ्थ, कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी अभी SIR जो 12 स्टेट्स में लॉन्च किया, जो कि पहले बिहार में था, अब वो 22 स्टेट्स में लॉन्च किया है। इसमें इसी के कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि इसमें से कौन से आर्टिकल है जो सिलेक्शन कमीशन को सुपरवाइज पावर देता है कि सब चीजों को लेकर सुपरवाइज कर सके, क्या क्या, इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करने में और SIR को इनेबल करने में। इसमें से बताइए कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर देता है कि SIR को रूल करने का या फिर ये इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करने का। ये कौन सा आर्टिकल पावर देता है इसको? तो आर्टिकल 324। सिक्स क्वेश्चन देखिए। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि आइसलैंड रिकॉर्ड फर्स्ट एवर मॉस्किटो आफ्टर हॉटेस्ट स्प्रिंग सिग्नलिंग ग्लोबल वार्मिंग रीच, यानी आइसलैंड में पहली बार मॉस्किटो आके हॉटेस्ट स्प्रिंग में पहुंचा है। यह दिखा रहा है कि वहां पे ग्लोबल वार्मिंग का जो रीच है बहुत ज्यादा आ चुका है वहां पे। और इसमें से इसी आइलैंड के बेसिस पे क्वेश्चन दिया गया है कि आइलैंड को लैंड ऑफ द फायर एंड आइस के नाम से जाना जाता है। हमें अब इसमें से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसलैंड, हमें इसमें से बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए पहला है आइलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ फायर एंड आइस ड्यू टू इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लेशियर एंड वोल्केनो। क्या लग रहा है आपका स्टेटमेंट सही है गलत है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। द डेनमार्क स्टेट सेपरेट आइलैंड फ्रॉम नॉर्वे, नहीं। तो डेनमार्क स्टेट है ग्रीनलैंड और आइसलैंड को सेपरेट करता है, ये ध्यान रखना है। आइसलैंड और नॉर्वे को सेपरेट नहीं करता है। और आर्कटिक फॉक्स इज द ओनली नेटिव लैंड मैनिमल ऑफ आइलैंड, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली 1 एंड 3, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन, इंडिया commemorates 200 year of Rani Chennamma's victory at Kittur. Consider the following statements about Rani Chennamma's legacy. रानी चेन्नम्मा की लेगेसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि रानी चेन्नम्मा के रेजिस्टेंस एट कटूर अकर्ड मोर देन 30 इयर्स बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 57, यानी 1857 के रिवोल्ट के जो 1857 का रिवोल्ट हुआ उससे 30 साल पहले ये हुआ है, ये हमें बताना है। दूसरा है स्टेटमेंट कि शी वाज इम्प्रिजन्ड एट बेनिंगहॉल कोर्ट फोर्ट आफ्टर हर कैप्चर बाय द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश कैप्चर करने के बाद उनको बेहंगाल फोर्ट में रखा गया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि रिवोल्ट ऑफ किटूर वाज इंस्पायर्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर है बी, ओनली 1 एंड 2। हाँ, रानी किट्टूर के बारे में ये था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली गवर्नमेंट्स IIT कानपुर के साथ क्लाउड सीडिंग कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट पार्टनर्स विद IIT कानपुर फॉर क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट्स टू टैकल पोस्ट मॉनसून एयर पोल्यूशन, यानी मॉनसून के बाद जो खासकर अभी इस टाइम पे जो दिवाली के बाद और एयर जो मॉनसून के बाद जो पोल्यूशन हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए IIT कानपुर के साथ मिलकर एक क्लाउड सीडिंग, अब बहुत न्यूज में भी सुन रहे हैं क्लाउड सीडिंग क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया कंडक्ट इज फर्स्ट सक्सेसफुल क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट इन 2000 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। पहला यही है कि क्या क्लाउड सीडिंग जो 2000 में जो किया गया पहली बार किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ये स्टेटमेंट ही गलत है। ये 2009-19 के बीच में ज्यादा हुआ था और सक्सेसफुल पहली बार में नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना है। और इसमें सिल्वर आयोडाइड और समटाइम्स सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड आर यूज्ड टू प्रमोट कंडेंसेशन एंड रेनफॉल, ये बिल्कुल सही है। कर्नाटका कंडक्टेड लार्ज स्केल क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट इज अर्ली एज 1980s एंड लेटर इन 2007 एज वर्षाधारी, ये भी बिल्कुल सही है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 एंड 3। अब देखिए क्लाउड सीडिंग होता क्या है। क्लाउड सीडिंग कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है इसका, जो ऐसा कंडीशन जब हम बारिश नहीं होती है तो क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट से
जो बादल, ऐसा नहीं है क्लाउड सीडिंग से नए क्लाउड्स बनाए जाते हैं, बहुत लोगों के अंदर ये भी एक धारणा है कि क्लाउड सीडिंग से नए क्लाउड्स बने, नहीं। जो एग्जिस्टिंग क्लाउड्स हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स बने हुए हैं, उस क्लाउड्स के अंदर सोडियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सिल्वर आयोडाइड और समटाइम्स सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड्स को इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट इन द सेंस उसके जो एक मान लीजिए कि बादल का ये बना हुआ, उसके अंदर में वो गैस को छोड़ दिया, वो गैस क्या करती है, जैसे बादल में क्या होता है, छोटे छोटे मॉइस्चर लेडन ये ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे, तो जैसे ही ये जो सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड को जब इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे, इन सभी ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा कर देते हैं, और इनका जब वेट हाई हो जाता है ग्रेविटी की वजह से, या जिसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ग्रेविटी की वजह से गिर जाते हैं, तो वो बारिश का रूप ले लेता है। तो ये होता है क्लाउड सीडिंग। चलिए, ये था जो पिछले वीडियो में जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था डेली करंट अफेयर, जो जनरल लेवल से रिलेटेड था, उसको देखते हैं, देखा था। अब देखते हैं आज के डेली करंट अफेयर के बेसिस पे जो क्यूज है, ये देखिए। पहला है, द कोयला शक्ति प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री। यानी कोयला शक्ति जो प्लेटफॉर्म है, किस मिनिस्ट्री ने बनाया है, तो इसका आंसर, तो कोयला शक्ति प्लेटफॉर्म हैज किस मिनिस्ट्री ने किया है, इस, एक मिनट रुकिए, जो यह कोयला शक्ति है, ये प्लेटफॉर्म है, उसको डेवलप किस मिनिस्ट्री ने किया है, एक बार 5 सेकंड में इसका आप आंसर सोचिए। चलिए, इसका आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। यानी कोयला शक्ति है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आप गेस भी कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ही किया होगा इसने। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट पोजीशन हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। 5 सेकंड में इसको सोचिए आप क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर है फोर्थ। ग्लोबल फायर फायर पावर इंडेक्स में होता क्या है, किस तरह के पैमाने करते हैं, इसमें जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो किसी भी कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस को एनालाइज किया जाता है, उसके जो आर्म्ड फोर्सेस के बेसिस पे देखा जाता है, लगभग 60 स्केल्स पे देखा जाता है कि किसी भी कंट्री की जो आर्म्ड फोर्सेस पावर है, या फिर जो बैटलफील्ड उनके पास जो पावर्स है, या फिर उनके पास जितने भी टैंक्स, एयरक्राफ्ट, ये क्या क्या है किसी के पास, कंट्री के पास, जो उसको आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन करता है, तो उसमें चेक करने के लिए टोटल 60 स्केल्स होते हैं। इसमें चेक करते हैं कि साइज क्या है आर्मी डिफेंस की, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, उनके पास कितने टैंक्स है, कितने मिसाइल्स है, कितने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, इन सभी के पैमाने पे एक लिस्ट तैयार किया गया है, एक इंडेक्स तैयार किया गया है, जिसमें यह बताया जाता है कि कौन सी कंट्री किस, मतलब सभी कंट्री की लिस्ट में कौन सी कितनी कितने रैंक पे आती है इन द टर्म्स ऑफ आर्म फोर्सेज, स्ट्रेंथ ऑफ आर्म फोर्सेस। तो अभी फर्स्ट पे तो यूएसए है, सेकंड पे रशिया है, इसके अकॉर्डिंग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग थर्ड में चाइना है, और फोर्थ में इंडिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। याद रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के हिसाब से इंडिया का पोजीशन फोर्थ है। पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर रशिया है, तीसरे नंबर पर चाइना है, फोर्थ नंबर पे इंडिया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम हैज डिजिग्नेटेड व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट एज इट्स सेक्रेटेरिएट। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है अगेंस्ट साइबर क्राइम 2025, किस ऑर्गेनाइजेशन को इसका सेक्रेटेरिएट डेजिग्नेट किया है। 5 सेकंड में आप इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर आपने लगाया होगा,
यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो फोर्थ क्वेश्चन है कि द न्यूली अनाउंस्ड डिस्ट्रिक्ट कल्याण सिंह नगर, जो नया डिस्ट्रिक्ट, अभी आपने न्यूज सुना होगा कि कल्याण सिंह नगर एक यूपी में एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, तो किस दो स्टेट्स के एग्जिस्टिंग दो स्टेट्स है उसकी में से कंबाइन करके, एरियाज को कंबाइन करके वह स्टेट बनाया जा रहा है। कुछ इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कोई दो स्टेट है, उसमें से कुछ हिस्सा लेके, इसमें से कुछ हिस्सा लेके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। सॉरी, ये दो नए, कोई दो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से कुछ हिस्सा लेके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। तो उस नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो अभी कल्याण सिंह नगर है, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, जिनकी मृत्यु अभी 2021 में ही हुई है, तो उनके याद में एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। तो ये दो जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, मतलब जो पुराने जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम बताने हैं। तो एक बार सोचिए, अपना दिमाग लगाइए और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ रहे हैं। रिवाइज तो हम करवा ही दे रहे हैं अभी। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा अभी तक। इसका आंसर है अलीगढ़ एंड बुलंदशहर। तो जो अलीगढ़ और बुलंदशहर है, जो दो पुराने डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से कुछ कुछ हिस्से को लेकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, जो कि होगा कल्याण सिंह नगर। वो कौन थे? यूपी के सीएम रहे हुए हैं, उन्हीं की याद में यह नया स्टेट, नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, द न्यूली अग्रीड ट्रांसमिशन सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड नेपाल विल कनेक्ट इनरुआ इन नेपाल एंड विच इंडियन सिटी इन इंडिया। मतलब इनरुआ एक जो जगह है नेपाल में, किस इंडिया के किस जगह से कनेक्ट किया गया ताकि ट्रांसमिशन सिस्टम जो इंडिया ने अग्री किया है नेपाल के साथ वो पहुंचाया जा सके। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, न्यू पूर्णिया और गोरखपुर। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। जो नेपाल जो कंट्री है उसके साथ में बिहार सटा हुआ है, तो इस नेपाल के इरनुआ एक जगह से बिहार के एक सिटी से एनर्जी ट्रांसफर होगा, मतलब एक ट्रांसमिशन होगा। तो वो दोनों सिटी, एक तो नेपाल में इरनुआ है, तो इंडिया में वो कौन सी सिटी है वो हमें बताना है, जहाँ पे ये ट्रांसमिशन सिस्टम को लेकर अग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया नेपाल में। इसका 5 सेकंड में आंसर सोचिए। पटना, मुजफ्फरपुर, न्यू पूर्णिया, गोरखपुर, इन चारों में से क्या है? तो इसका आंसर है न्यू पूर्णिया। न्यू पूर्णिया, पूर्णिया जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के आसपास वाली नया जो बनाया जा रहा है, ताकि और डेवलप नए मॉडल पे इसको बनाया जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड अ न्यूक्लियर कैपेबल न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन नेम पोसाइडियन। तो अभी फिलहाल में किस कंट्री ने न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन बनाया है जिसका नाम है पोसाइडन? इसका आंसर सोचिए क्या होगा। ऑप्शंस है रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स। 5 सेकंड में जल्दी से जल्दी सोचिए इसका आंसर। तो इसका आंसर है रशिया। रशिया ने हाल में ही पोसाइडन नाम का एक अंडर वाटर न्यूक्लियर पावर्ड एक ड्रोन का आविष्कार किया है, जो बहुत बिल्कुल ही फास्ट होगा। मतलब नॉर्मल जो पहला सबमरीन होता था उससे कहीं ज़्यादा फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होगा, इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा बहुत ही मुश्किल होगा। और कहा जाता है कि इन फ्यूचर में ये इस तरह से दिमाग लगाया है उन्होंने, तो खासकर व्लादिमीर पुतिन का ये इनिशिएटिव था, जब यूक्रेन के वॉर के टाइम पर जब देखा गया ना कि उनके बहुत सारे सोल्जर घायल हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा एक वेपन लाया जाए, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, एक ऐसा डिस्कवरी करना चाहिए जिससे इन फ्यूचर कभी भी ऐसा हो कि हमारे इन जो आर्मी है वो अब
किसी भी कारण से उतना वहां तक पहुंचना उनका मुश्किल हो रहा है, तो हमारे पास एक ऐसा एक हथियार होना चाहिए जो इनके रहते हुए बिना भी लड़ाई को जारी रख सके। तो पोसाइडन नाम का एक अंडर वाटर ड्रोन होगा जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा, न्यूक्लियर बेस्ड होगा, और ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पे है। इसको इंटरसेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। तो पोसाइडन नाम का जो है रसिया ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस हड़प्पन साइट जो एट विच हड़प्पन साइट इन गुजरात हैव आर्कियोलॉजिकल archaeologists discovered the remains of the oldest known caravanserai from around 2300 to 1900 BC। यानी 2300 और 1900 BC के बीच में किस गुजरात के हड़प्पन साइट में आर्कियोलॉजिकल ने कारावनसराय नाम का एक कोई रिमेन्स पाया है। तो आपके ये चार ऑप्शन दिए गए साइट्स के नाम, धोलावीरा, कोटड़ा बडली, लोथल और शिकारपुर। बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर है। यानी कि करणवर्षी नामक कोई ओल्डेस्ट रिमेन्स होगा, वह पाई गई है गुजरात के किसी हड़प्पन साइट में। उन चार में से कौन सा साइट है। धोलावीरा, कोटड़ा बडली, लोथल, शिकारपुर। 5 सेकंड सोचिए। तो इसका आंसर है कोटड़ा बडली, यह कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहीं पे पाया गया है करमणश्री रिमेन्स का 2319 के आसपास जो था वहाँ पे हड़प्पन साइट गुजरात में है जहाँ पे ये पाया गया है। उसका आंसर होगा कुर्डावली। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस कंट्री ने अमेजन फेस यानी फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट प्रोजेक्ट को स्टडी किया है और इफेक्ट्स को बताया है कि जो CO2 लेवल है रेन फॉरेस्ट में बढ़ता जा रहा है। जो CO2 लेवल है वो ट्रेन में बढ़ता जा रहा है। तो इनमें से चार कंट्री दिए गए, उनमें से बताना है कि वो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अमेजॉन फेस नामक, जिसमें फेस का फॉर्म है फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट, उसको लॉन्च किया है। एक बार देखिए, ये इंडोनेशिया है या मलेशिया है या ऑस्ट्रेलिया, इन सभी में सोचिए कौन सा हो सकता है। चलिए, आप आई होप कि आपने उसका आंसर दिया होगा। जो अमेजॉन फेस है उसको समझिए। एक अमेजॉन फेस नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इसलिए लॉन्च किया गया है। देखिए क्या होता है, जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे पाया गया कि जो CO2 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि जो क्लाइमेट का चेंजेज है उसकी वजह से ही हो रहा है सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि CO2 लेवल का जो जो इतना राइज हो रहा है, तो हम ये ध्यान रखना है कि इतना भी ज़्यादा ना हो जिसकी वजह से डिप्लीशन स्टार्ट हो जाए, डिफोरेस्टेशन स्टार्ट हो जाए। उसी के लिए ब्राज़ील ने, ध्यान रखिए इसका आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने लॉन्च किया है अमेजॉन फेस, जिसका मतलब फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट प्रोजेक्ट। तो उन्होंने ये लॉन्च किया है ताकि जो अमेजॉन फॉरेस्ट की जो उसकी विविधता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको बचाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच न्यू ऑनलाइन encyclopedia has been launched by Elon Musk's XI as an open source knowledge repository। सोचिए, चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि किस न्यू ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया ने एलोन मस्क के XAI है ने कौन सा अभी नया नॉलेज रेपोजिटरी लॉन्च किया है। विकी AI, इन्फोवर्स, ग्रोकीपीडिया या नोनेट। आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में भी रहा हुआ है। तो आपको पता ही होगा, ग्रोकीपीडिया इसका आंसर होगा। तो ऐसा नया ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया जो इलोन मस्क की XAI ने लॉन्च किया है उसका नाम है ग्रोकीपीडिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ही बहुत बार आते रहते हैं एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है।
अब है अगला क्वेश्चन कि विच कंट्री हैज अनवील्ड द मॉनिटर फिनोमेनन फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर 2025। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे लग रहा है आप खट से बता ही देंगे। इसका आंसर साउथ कोरिया है, क्योंकि शुरुआत में ही जो उस क्वेश्चन में आया था तो हमने उसको डिस्कस कर लिया था। तो ये था आज का डेली करंट अफेयर के बेसिस पे क्विज। अब हम अगले नए सेक्शन पे जाते हैं, जो कि हमने आपको कहा था कि हम जिस फॉर्मेट पे कर रहे हैं, जिसमें हम डेली करंट अफेयर को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक ऑफ द डे को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक ऑफ द डे है कंप्रेस्ड बायोगैस। बायोगैस आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा। बायोगैस होता क्या है, आप लोगों ने उसका यूज भी किया होगा मेरे हिसाब से। तो ये न्यूज में क्यों है बायोगैस? न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल में ही यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने इनोग्रेट किया है इंडिया की पहली कोऑपरेटिव मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस, जो कि सीबीजी प्लांट, जहां कहाँ लोकेटेड है, कोपरागांव, महाराष्ट्र में। तो अभी जो सीबीजी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस जो है, अभी कहाँ लॉन्च किया गया है, कोपरगांव, महाराष्ट्र में। और ये इंडिया की पहली फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस है। क्यों न्यूज में आपको समझ में आएगा। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि बायोगैस होता क्या है, और इन सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमने शुरू में ही कहा था कि इस तरह से ही पढ़ेंगे ताकि सब कुछ कवर हो जाए। चलिए, बायोगैस एक एनर्जी रिच गैस है जो कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन से बनता है। कैसा होता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन? इसमें होता क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बैक्टीरिया, जो जो बैक्टीरिया होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि काउ डंग्स, एनिमल मैन्योर, या फिर ऐसे प्लांट्स के जो बचे खुचे, जैसे आप फसल काट देते हैं तो जो तना, जो रूट्स वगैरह, जैसे पुआल वाल उपले उपले होते हैं, उस तरह के सब चीज़ों को काट काट के बिल्कुल डिकम्पोज कर देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे भाग में कर देते हैं, फिर उसको यूज हो जाता है बायोगैस में। तो वही है बायोगैस। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास से है। ये आता बनता कहाँ से है? तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू। एग्रीकल्चर रेसिड्यू का मतलब जो आप फसल काट देते हैं तो नीचे में जड़ जड़ सा जो लगा रहता है, या फिर ऐसा जो हिस्सा जो हम काट के उपयोगी छोड़ देते हैं, ले लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो उससे बनता है। कैटल डंग से बनता है, शुगर कैन प्रेस मड से बनता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बनता है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के वेस्ट से भी ये सारे बायोगैसेस बनते हैं। और ये रिन्यूएबल फ्यूल में सर्व किया जाता है डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और पावर एप्लीकेशंस में। आप इसको हमेशा ही देखते होंगे बायोगैसेस को कहाँ कहाँ यूज किया हो जा रहा है। अब बायो, जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसके बारे में जानिए कि रिन्यूएबल गैसेस फ्यूल है जो कि एनारोबिक डाइजेशन से लाया जाता है। और एनारोबिक डाइजेशन वही सेम प्रोसीजर है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरिया है, उस माइक्रोजम्स को काट के छोटे छोटे हिस्से में कर देती है, और वो वहीं से ही सिंथेसिस होके डिकम्पोज होके रेनोवेटिव और यहाँ पे डाइजेशन करके रिन्यूएबल जो बायोगैस उसमें फॉर्म देता है। तो रिन्यूएबल गैस एनर्जी, रिन्यूएबल मतलब समझते हैं आप, जान रहे होंगे कि जो हमें नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल से डायरेक्ट मिलती है, और वो ऐसा नहीं कि कभी खत्म हो जाएगा, वो हमेशा चलता रहेगा। जैसे सूर्य की रोशनी है, वो सोलर प्लांट जो है, जो सूर्य की रोशनी की वजह से होता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो हमेशा ही चलेगा, कभी ऐसा नहीं कि खत्म ही हो जाएगा। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स है, नेचुरल्स में नेचुरल से हमें मिला है, लेकिन कहीं कुछ सालों बाद तक यूज करते करते वो खत्म हो जाएगा, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी खत्म नहीं होगी। और इसके सोर्स जो बायोगैस सीबीजी से है, उसको देखिए ये कहाँ कहाँ से आते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। एग्रीकल्चर के रेसिड्यू, वही सारी चीजें, फसल के बचे हुए, एनिमल डंग से, फूड वेस्ट से, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से। और ये इसमें होता क्या है कि प्यूरिफिकेशन किया जाता है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मॉइस्चर्स को अलग कर दिया जाए। और 90% मीथेन होता है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है सीएनजी से, क्योंकि सीएनजी में भी 80% मीथेन होता है, और इसमें सीबीजी में 90% मिथुन होता है। कहीं कहीं उसका प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है उनसे। और इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो कि ग्रीन ऑटोमेटिक फ्यूल में इन फ्यूचर किया जा सकता है यूज। जैसे सीएनजी एक फॉसिल फ्यूल से तैयार हुआ है, इन फ्यूचर कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन बायोगैस जिस डिकम्पोजिशन से, डाइजेशन से बनता है, वह और नेचुरल जो ऑर्गेनिक मैटर्स हो तो हमेशा ही रहेंगे। तो उसके बेसिस पे इन फ्यूचर में बात की जा रही है कि बायोगैस से भी इन सब चीज़ों को रन किया जा सकता है। तो हाई ग्रीन ऑटोमेटिव भी कह सकता है। और इसके फीचर्स की बात करें तो ये नेचुरल गैस, हाई मीथेन कंटेंट होता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू मेजर्स करती है एनर्जी कंटेंट को,
और इन फ्यूचर जो है सीएनजी को रिप्लेस कर सकती है किस किस फील्ड में, ऑटोमेटिव में, इंडस्ट्रीज में और कमर्शियल एरियाज में। आप एक बार सोचिएगा कि कैसे बायोगैस जो सीएनजी का जगह लेगी वो कौन कौन सी जगह पे लेगी, और एक बार अपने आप माइंड को अप्लाई कीजिएगा कि देखिएगा कि हाँ अगर बायोगैस आ जाए तो कितना इफेक्टिव होगा, कितना एक्सेसिबल होगा, और क्या लोगों के पास इतने पैसे होंगे या फिर इतना एक्सेसिबिलिटी होगी कुछ खरीद पाएंगे। उन सभी पैमाने पे एक बार जांच के देखिए और कंपैरिजन किए कि क्या सीबीजी सीएनजी से बेहतर है या सीएनजी जो चल रहा है उसी को चलना चाहिए। एक बार आप सोचिएगा जरूर। और एप्लीकेशन हम देखें तो कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में, कार्स में, बसेस में, ट्रक्स में, इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल्स की जगह इसको यूज किया जा सकता है, पावर जनरेशन में हमको इसको यूज कर सकते हैं। और बायोगैस से तो आप बचपन ये काम तो जरूर किए होंगे, खाली स्कूल वगैरह में तो आपको सिखाया गया होगा कैसे बायोगैस से लाइट जलाना, ये सब चीज़ आपको सिखाया गया होगा स्कूल में, जरूर ये प्रोजेक्ट कराते ही कराते हैं। कुकिंग में भी यूज किया जा सकता है बायोगैस के। अगला है कि कंपैरिजन करें हम बायोगैस को। पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या क्या है सीबीजी को लेकर, कंप्रेस्ड बायोगैस में। तो उसमें फेज मैंडेटरी ब्लेडिंग हुई है कि इसने अनाउंस किया है कि 2024 के एंट्री बजट में कहा गया है कि सीएनजी और पीएनजी पे हम ज्यादा खर्चा करेंगे। उनका एम है सीबीजी को लेकर कि ग्रीन गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाएंगे हम, और साथ में सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांसफर की ओर देखेंगे। तो इंडिया सीबीजी के इनिशिएटिव्स में से देखी जाती है, और ये भी इंश्योर करेंगे कि बायोफ्यूल्स इंटीग्रेशन जो है डिमांड और सप्लाई के के बीच में जो बैलेंस बना के रखे, ताकि क्लीन फ्यूल मिल सके हमेशा। एक बार हम कंपैरिजन कर ले, हम सीबीजी और सीएनजी के बीच में। एक तो हम सबसे पहली बात सीबीजी में हमने देखा था कि 90% मीथेन है, ठीक, उसमें 90% मीथेन है, और सीएनजी में 80%, 80 से 85 के आसपास होता है मीथेन। ये सारी चीजें अवेलेबल होती है उसमें। सोर्सेस सीवीजी आते हैं कहाँ से, बायोमास और ऑर्गेनिक वेस्ट से, जबकि सीएनजी बिल्कुल फॉसिल फ्यूल वेस्ट होती है, हमने देखा हुआ थी कि नेचुरल गैस से बनता है। और मीथेन कंटेंट हमने देख लिया 90% सीबीजी में होता है, 85 से 90% मीथेन सीएनजी में होता है। रिन्यूएबिलिटी की बात करें, सीबीजी इज रिन्यूएबल, मतलब यह हमें डायरेक्ट नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, यानी कि कभी इन फ्यूचर खत्म नहीं होने वाले ऐसे सोर्स से मिल रहा है, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी है। और सीएनजी नॉन रिन्यूएबल है, हालांकि नेचुरली अकर्ड है ये सीएनजी, लेकिन इन फ्यूचर खत्म होने के चांसेस हो सकते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस देखें तो सीबीजी प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डाइजेशन और प्यूरिफिकेशन से किया जाता है, और सीएनजी जबकि एक्सट्रैक्ट किया जाता है अंडरग्राउंड रिजर्वायर से, फिर उसके बाद में उसको कंप्रेस्ड किया जाता है। एप्लीकेशंस में क्या है कि बोथ फ्यूल एंड ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स, कहाँ कहाँ यूज कर सकता है कि दोनों को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और पावर प्लांट यूज कर जाता है। सीबीजी ऑल्सो सपोर्ट्स वेस्ट मैनेजमेंट रूरल इकोनॉमी। ऑब्वियसली जब भी हम सीबीजी जो बन रहा है, एक जो वेस्ट मटेरियल से बन के तैयार हो रहा है, तो अगर उसका यूज अगर यहाँ पे होने लग जाएगा तो ऑब्वियसली जहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको अच्छे से कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि सारा वेस्ट उठा के यहाँ पे प्रोसेस होने लग जाएगा। तो ऑब्वियसली जो जहाँ जगह से वेस्ट हटाए गए हैं या फिर उठाए गए हैं वहाँ पे क्लीननेस तो दिखाई जाएगा, तो इसको हाई एनर्जी हम बनाया जा सकते हैं। तो ये है आज का टॉपिक ऑफ द डे। अब अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं जो कि है मैप ऑफ द डे, जिन्होंने कहा था कि हम मैप ऑफ द डे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, मैप ऑफ द डे वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो आज मैप ऑफ द डे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में जो जो न्यूज में रहा है उस नदी को हम देखेंगे। वो नदी है आज की मांजीरा नदी। मंजीरा नदी यह गोदावरी रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। मंजीरा रिवर, गोदावरी रिवर। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो मंजीरा रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, और ये ओरिजिनेट होती है बालाघाट रेंज, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। मंजीरा रिवर जो है गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, और ये ओरिजिनेट होती है बालाघाट रेंज से, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र है, और उसकी एल्टीट्यूड 823 मीटर के इस पे है। और ये किस किस जगह स्टेट से पास होती है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। मंजीरा रिवर पास करती है महाराष्ट्र से, कर्नाटका से और तेलंगाना से। इतना ही, तीन, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका।
बिल्कुल ध्यान से आप ये बात सोच के देखिएगा कि यह किसी और स्टेट से ऐसे नहीं जा रही है। बिल्कुल अगर हम मैप में देखें तो अगर मैप में आपको मैं दिखा दूं ऐसे, तो ऐसा जैसे है कि ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र से होके ऐसे आ रही है और कर्नाटका होते हुए तेलंगाना जा रही है, तो सीधा ऐसे ही जा रही है, ध्यान रखना है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, डायरेक्ट यहाँ पे तेलंगाना अंदर तेलंगाना में जाती है, बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। यही 3 स्टेट है जहाँ से ये पास होती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। तो टोटल कैचमेंट एरिया है 30,844 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए। जो सोर्सेस रीजन क्लोज टू गलवाड़ी विलेज और बीड डिस्ट्रिक्ट, जो कि ज्यादा दूर नहीं है उस्मानाबाद एज से। मंजीरा ट्रांसवर्स लातूर, बिदार एंड संगारेड्डी तेलंगाना बिफोर मीटिंग द गोदावरी रिवर। ये इंपॉर्टेंट है कि गोदावरी रिवर से मिलने से पहले यह लातूर जो एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, बीडर और संगारेड्डी जो कि तेलंगाना में है, उन सभी को एक बार पास होके आती गुजरती है, वो ध्यान रखना है। दी रिवर फ्लोज मेनली अलोंग द बालाघाट प्लेट्यू। यह सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर जो है बालाघाट प्लेट्यू पे ज्यादा फ्लो करती है और फाइनली जाके मर्ज हो जाती है गोदावरी रिवर कहाँ पे? महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर के आसपास, और यह फॉर्म करती है वहां पर त्रिवेणी संगम। तो जब भी आप कहेंगे ना त्रिवेणी संगम में लोग घूमने जा रहे हैं त्रिवेणी संगम, तो त्रिवेणी संगम में क्या क्या होगा? गोदावरी रिवर और मंजीरा रिवर मिल जाती है महाराष्ट्र और तेलंगाना में, तो वहां पे त्रिवेणी संगम होता है। मंजीरा के पास एंड हरिद्वार टुगेदर मीट एट गोदावरी नियर निजामाबाद नांदेड़ बाउंड्री रीजन। यानी मंजीरा और हरिद्रा रिवर मिल जाती है कहाँ पे? निजामाबाद नांदेड़ बाउंड्री रीजन के पास। ट्रिब्यूटरी अगर हम देख ले एक बार, तो ट्रेना रिवर है एक प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी है, और असुआ तालुका के पास इसको फिर मायनाडा रिवर एक ओरिजिनेट्स होती है धर्मपुरी हिल्स के पास और फ्लोज करती है आदमपुर तालुका के पास, और ये मंजीरा के पास आके मिल जाती है। लेंडी रिवर भी उसकी जो उदगिर तालुका में है वो भी है। घारनी रिवर भी एक इस ओरिजिन है वहां पे जो एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी बनती है। फिर तरवाजा रिवर है। ये सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो मंजीरा रिवर से रिलेटेड है। अब अगला हम देख लेते हैं मैप ऑफ द डे वर्ल्ड में, यानी वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आज क्या है न्यूज में, एक बार ये देख लेते हैं। तो आज में है एक जो इम्पोर्टेंट रिवर, इम्पोर्टेंट लोकेशंस के हिसाब से मिसौरी रिवर। आपने मिसिसिपी मिसौरी रिवर के बारे में सुना होगा, उसी में से एक मिसौरी रिवर के बारे में पढ़ते हैं। जो मिसौरी रिवर है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है मिसिसिपी रिवर। हमने कहा ना कि इकट्ठे नाम लेते हैं इनका, मिसिसिपी और मिसौरी रिवर। तो यह मिसौरी रिवर जो है मिसिसिपी रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी रिवर, तो यह कहना है कि यह मिसौरी रिवर है और नॉर्थ अमेरिका के सेकेंड लॉन्गेस्ट सिस्टम को फॉर्म करती है। नॉर्थ अमेरिका के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम को फॉर्म करती है, सेकेंड लॉन्गेस्ट। यह कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जेफरन मेडिसन गलिटान रिवर जो रॉकी माउंटेन में है वहां के कॉन्फ्लुएंस से, कॉन्फ्लुएंस मतलब यहाँ जहां उनका मेल मिलाप होता होगा, तो वहां के कॉन्फ्लुएंस से वहां पे जो रॉकी माउंटेन्स है वहीं से यह ओरिजिनेट होती है। कौन सी रिवर? मिसूरी, मिसिसिपी नहीं, मिसूरी, ठीक है। ये स्टार्ट होती है गलाटाइन कंट्री जो मोन्टाना है वहां से, और एलिवेशन होता है उनका 4000 फीट। जो टोटल कोर्स है मेरे मिसौरी रिवर का वो अराउंड 2315 माइल्स है, और मिसिसिपी रेड रॉक सिस्टम को रीचेज 2500 माइल्स करते हैं। दिस मेक यह मेक इसी के हिसाब से यह थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी रिवर और मैकेंजी रिवर के बाद। तो जो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में है कौन सी है? मिसौरी रिवर। तो पहला कौन सा है? मिसिसिपी रिवर, और दूसरा कौन सा है? मैकेंजी रिवर। इसके ड्रेनेज बेसिन लगभग 5,29,400 स्क्वायर मीटर को फॉलो करती है और एक ग्रेटर प्लेन्स के पास करती है। लगभग 2500 स्क्वायर माइल्स है जो कि सदर्न कनाडा के बेसिन पे लाई करती है। और उनकी स्टेट बाउंड्री की देखें तो क्या क्या है? साउथ डेकोटा, नेब्रास्का, नेब्रास्का लोवा, नेब्रास्का मसूरी एंड कांसा मसूरी। ये इंपॉर्टेंट स्टेट बाउंड्री है, उसको भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। और यहीं पे ही कांसास सिटी में यह ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है और पास करती है जेफरॉन सिटी की, और वहीं से ज्वाइन कर जाती है मिसिसिपी रिवर से। तो कैसे है कहानी? इस तरह से है मिसूरी रिवर का सिस्टम
कि वह कनास सिटी से ईस्ट लेती है, जो कनसास सिटी से ईस्ट लेकर जेफरॉन सिटी के पास मिसिसिपी रिवर से मिल जाती है, और 10 जो कि 10 माइल्स नॉर्थ ऑफ साउथ सेंट लुइस है। सेंट लुइस के 10 मीटर जो 10 माइल्स दूर है। और इसकी चीफ ट्रिब्यूटरी कौन कौन है? येलोस्टोन, प्लाटे, कांसास, चिनियान, नेबोरा एंड ओसाज रिवर्स। माइनर ट्रिब्यूटरी मिसूरी, ग्रैंड मोरियो, लिटिल हार्ट, नाइफ, जुदिथ, टिंथन, ये सारी छोटी छोटी नदियां हैं, इनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसी नदी को निकनेम दिया गया है बिग मडी ड्यू टू इट्स हाई सिल्ट कंटेंट एंड टर्बिडिटी, यानी उसकी टर्बिडिटी और हाई सिल्ट की वजह से उसका नाम दिया गया है बिग मडी, यानी ज्यादा दलदला है। आपने 6th-7th क्लास में एक कहानी पढ़ी होगी, इंग्लिश के सब्जेक्ट में है, कि एक कहानी कुछ इस तरह की होती है कि कोई हिपोपोटामस होता है, वो एक नदी में फंस जाता है। एक जानवर होता है, हाँ एलिफेंट होता है शायद, कि वो जाके एक नदी में फंस जाता है, वो दलदल ज्यादा होता है, तो एक मगरमच्छ उसको नाक से पकड़ के खींचता है, तो उसी की वजह से हाथी के सूंड जो है लंबे हो गए। तो एक कहानी है, वो ओरिजिनली लेना। तो उस टाइम पे जो है ना कि दलदल सा नदी था, वो उस टाइम पे अगर पढ़ेंगे होंगे तो उस कहानी में मिसिसिपी मसूरी रिवर की ही बात की गई थी। इसीलिए उसी के कॉन्टेक्स्ट पे बिग मडी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विच रिवर इज नोन एज द बिग मडी, तो आपको किससे सीधा डायरेक्टली आंसर देना है, क्या है? मसूरी रिवर। मिसूरी रिवर द फर्स्ट यूरोपियंस टू रीच। देखिए, द नेम मिसिसिपी डिराइव्स फ्रॉम अ नेटिव अमेरिकन ट्राइब मीनिंग पीपल विथ वुडन कैनोस, यानी मिसिसिपी नाम का आया कहाँ से है? नेटिव अमेरिकन ट्राइब से, जो कि मतलब होता है वुडन कॉनेस। जो पहले यूरोपियन जो यहाँ इस वहां तक पहुंचे थे, उसका नाम था जैक मार्केट और ल्यूइस जूलियट, जो कि 1663 1673 में आ गए थे। और मेजर डैम्स जो यहाँ पे है मिसिसिपी रिवर पे, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्ट पेक मोन्टाना में, गैरिसन नॉर्थ डकोटा में, ओआहे, फोर्ट रैंडल और गैविनस पॉइंट साउथ डकोटा में। तो कौन कौन से डैम है जो मिसिसिपी रिवर पे है? फोर्ट पेक मोन्टाना में, गैरिसन नॉर्थ डकोटा में, ओआहे, फोर्ट रैंडॉल, गैविनोस पॉइंट्स, ये सारे कहाँ हैं? साउथ डकोटा में। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जरूर याद कीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक जनरल अवेयरनेस जो हमने अभी तक करंट अफेयर के बेस पे पढ़ा, उसी से ही जनरल अवेयरनेस को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिएगा। अगले वीडियो में हम इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देंगे। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मैं एक बार पूरा एक बार अच्छे से चला दूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सके बढ़िया से। जैसे पहला क्वेश्चन ग्रीनलैंड के बारे में, दूसरा मैकेनिकल एलिफेंट्स के है, थर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्स से रिलेटेड है, फोर्थ इंडियन एज पास अर्जेंटीना, फिफ्थ साइंटिस्ट के जो इंटायरली न्यू वे के रेफ्रिजरेट की बात कह रही है, साइक्लोन मोन्था के बारे में है क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन को देख लीजिए, जेट स्ट्रीम्स की जो रिसेंटली स्टडी किया गया है, लाइट और सिग्निफिकेंट स्पीड, ये सभी चीज़ें एक बार देख लीजिए। सेवंथ क्वेश्चन को एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। एट्थ क्वेश्चन भी देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सॉल्व कीजिएगा। आंसर कहीं से चेक नहीं करना, खुद से आंसर लगाइएगा। अगले वीडियो में हम उसका आंसर क्वेश्चन लेके जाएंगे। तो आज का डेली करंट अफेयर ये रहा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।